तन मन सब चीज से है, सब कुछ के साथ है, किसी चीज से कमी नहीं है। दरी बिछाने के लिए थोड़ा पैदा लिए हैं, हम लोग सत्ता में आने के लिए पैदा लिए हैं। हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनको कि वो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और विकास करें। समर्थन हमारे यहाँ पर जितने हैं, कोई भी नहीं होगा कि बगैर समर्थन का। जो जितने भी आवाम यहाँ नहीं आ रहे हैं, सपोर्ट है इनका, फुल सपोर्ट है यहाँ पर। नमस्कार, दहाड़ में आपके साथ मैं हूं आयुष। बिहार की सियासत हमेशा से जाति, धर्म और वोट बैंक की धुरी पर घूमती रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही ये सियासी रणभूमि और गर्म हो चली। कांग्रेस के नेता एलओपी राहुल गांधी और आरजेडी की तेजस्वी यादव की जोड़ी ने वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में नया बवंडर खड़ा कर दिया। इस यात्रा का मकसद है मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को उजागर करना, लेकिन इस दौरान मुंगेर की खानकाह रहमानी में धर्म गुरुओं से उनकी मुलाकात ने सियासी हलकों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। ये कदम सीधे सीधे बिहार के 16% मुस्लिम वोटर्स को साधने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है और इस यात्रा में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटर्स को जगाने की कोशिश भी साफ दिखती है। बिहार में मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण लंबे वक्त से आरजेडी की ताकत रहा है। बिहार की आबादी में मुस्लिम 16% और यादव करीब करीब 14% है। ये दोनों मिलकर एक बड़ा वोट बैंक बनाते हैं जो आरजेडी के लिए हमेशा से एक मैच विनर की तरह रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 80 सीटें मिली, इसमें MY समीकरण सबसे बड़ा माना गया। तेजस्वी यादव इस बार भी इसी समीकरण को बुनाने की कोशिश में हैं। खानकाह रहमानी जैसे धार्मिक केंद्रों में जाकर वो मुस्लिम वोटर्स को संदेश देना चाहते हैं कि उनकी पार्टी उनके हक यानी मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ है बीजेपी एनडीए। बीजेपी हिंदुत्व के अपने पुराने और आजमाए हुए फॉर्मूले पर लगातार चल रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। राम मंदिर, राष्ट्रीयता और हिंदुत्व जैसे मुद्दों ने, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों ने बीजेपी को हमेशा फायदा पहुंचाया। ये बीजेपी की ताकत रहे हैं और 2020 के चुनाव में बीजेपी को 24.4% वोट जो है वो मिला और 53 सीटें मिली थी, जो एनडीए के 29-30% वोट शेयर का एक बड़ा हिस्सा रहा। लेकिन सवाल यह कि क्या राहुल तेजस्वी की रणनीति पूरे बिहार में काम करेगी, जहां हिंदू वोटर्स की तादाद 80% से ज्यादा है। और दूसरी तरफ यह भी सवाल कि इन पर बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड कितना भारी पड़ेगा। इसका जवाब बिहार की जनता ही देगी, लेकिन इतना तय है कि राहुल और तेजस्वी की खानकाह यात्रा और बीजेपी का हिंदुत्व दांव बिहार का 80-20 का गेम सेट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना यह कि बिहार का वोटर इस सियासी शतरंज में किसके पक्ष में चाल चलता है। दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार। पहने या ना पहने, दोनों सूरतों में अल्पसंख्यकों को टोपी ही पहना रहे थे। वो अच्छा है कि आज उन्होंने सीधे मना कर दिया। हो सकता है भाजपा का दबाव हो, उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। मैंने सुना है कि वही टोपी पलट के उन्होंने पहना भी दी, तो इसको संकेत ही समझा जाए। पहले जो था बिहार में कोई कपड़ा ठीक पहन पाता था, कोई महिला के लिए कोई काम किया था और महिलाओं के लिए काम किया, इवन मुस्लिम के लिए भी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने सबको के लिए काम किया है। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख करेंगे जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। राहुल की दौड़ मदरसे तक, भाईजान पर किसका हक, सियासत बिहार, अकलियत पर आर बार, मैच विनर MY फैक्टर या हिंदुत्व ही किंग मेकर, मुसलमान शरिया की सुनेगा या बूथ पर वोट बटेगा, इंडिया का M, बीजेपी का H, 80-20 का गेम सेट। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ आपसे करा दें। धनंजय गिरी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, डॉक्टर रविशंकर रवि जी आरजेडी के प्रवक्ता, कुंवर अजय सिंह जी जेडीयू के प्रवक्ता, नजीम खान साहब प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के और डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर जी प्रवक्ता AIMIM के। सबसे पहला सवाल जेडीयू से ही है, कुंवर अजय जी आपसे ही है। क्या ऐसा लगता है कि जो टोपी नहीं पहनने की कोशिश या वैसा संदेश गया, वो मौका विपक्ष लपक ले गया है खानकाह जाकर?
देखिए, आपका चैनल एक महत्वपूर्ण चैनल है और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को प्लस बिहार प्रदेश की जनता को ये बतलाना चाहूँगा कि टोपी पहनना, तिलक लगाना, इसमें क्या अंतर है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपना धर्म छोड़ देना नहीं होता है। कोई तिलक लगाता है, कोई टोपी पहनता है, तो कपड़ा पहनने और न पहनने का कोई इसमें औचित्य ही नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये हम हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। 20 सालों से सुशासन की सरकार चल रही है बिहार में। सुशासन का मतलब है न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास। तो हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं और सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। टोपी पहनने और तिलक लगाने में कोई हमारे लिए अंतर नहीं है। लेकिन अजय जी, ऐसा तो कभी परहेज देखा नहीं गया ना। नीतीश कुमार तो टोपी पहनते रहे, तिलक लगाते हैं। कई बार हमने देखा है कि इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। परहेज नहीं है। हाँ। आज भी परहेज नहीं है। टोपी पहनना और तिलक लगाना, इस हमारे नेता हैं जो टोपी पहनते हैं। हमारे नेता भी टोपी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं। हम बता रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सर्वधर्म समभाव की भावना हम लोग रखते हैं। हम धर्मनिरपेक्ष सरकार चला रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। ठीक है नाज़िम साहब, टोपी पहनना, टोपी पहनाने से बेहतर ये है कि विकास की बात हो। जीडी कह रही कि हम विकास कर रहे हैं। हाँ आयुष जी, देखिए जहाँ पर टोपी की बात होती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर मुस्लिम समाज के वोट लेने के लिए तो बड़े तैयार हैं। मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम को उसकी हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं है। भाई आखिर क्या वजह है कि आप मुसलमानों की वोटें तो आप लेंगे भर भर के। भाई अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब बिहार के अंदर जो होगा हिस्सेदारी की बातें होगी। भाई मुस्लिम समाज आपको वोट देता है, वोट देने के बाद आप सिंहासन पे बैठ जाते हैं, गद्दी पे बैठ जाते हैं, उसी पल आप मुसलमानों को भूल जाते हैं। भाई ऐसा कब तक चलेगा। अब वहां आप देखिए जिस तरीके से मुस्लिम समाज का जो मामला है, अभी आपने बताया 16% बिहार के अंदर है, तो भाई 16% के लिए आप लोग क्या करने चाह रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार टोपी पहनेंगे तभी विकास होगा मुसलमानों का। देखिए मैं तो ये कहता हूं कि आपने टोपी पहने या तिलक लगाएं, वो आपका अपना निजी विचार हो सकता है। देश तो संविधान से चलता है। संविधान के अंदर कभी भी ये नहीं होता कि आप किसी को जबरदस्ती तिलक लगाइए या जबरदस्ती टोपी पहनाइए, उसके अपने मन की मर्जी है। अब पहनता तो अच्छा, नहीं पहनता तो न तब भी अच्छा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो माहौल चल रहा है बिहार के अंदर, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। यहां पर जो अहम भूमिका है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की भूमिका, और मुसलमान ने तो अब तो तय कर लिया है, अब पूरी तरीके से तय कर लिया। उसे चाहिए हिस्सेदारी। हिस्सेदारी के लिए जिस तरीके से अभी आपने एक बैनर दिखाया था, उस बैनर के अंदर बाकायदा लिखा था गठबंधन के लिए। जिस तरीके से हमारे अभी पवन भाई बैठे हैं AIMIM की तरफ से, देखिए बिल्कुल सपोर्ट हो रहा है वहां पे। वो सब जनता जानती है, मुसलमान सब जानता है और कहता है कि हाँ देखिए अब बिहार के अंदर जो सत्ता परिवर्तन होने जा रही है वो सुनिए नाज़िम भाई, ये ठीक है, ये चुनावी रैली वाला आप भाषण दे रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, टोपी पहनने ना पहनने में दिक्कत कहां है। वो कह रहे हैं कि टोपी पहनने में भी दिक्कत नहीं पहनने से भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के हक की बात हम कर रहे हैं। हाँ। तो टोपी नहीं पहनने पर आप इशू क्यों बना रहे थे। हाँ, पहले भी टोपी लगाया करते थे। हाँ। पहले भी मुसलमानों के हक की बात करते थे। आखिर क्या वजह है कि इस बार अगर टोपी की बात होती है, आप मिलते हैं टोपी वालों से, क्योंकि आपको पता है कि अब चुनाव नजदीक है, तो आप मिलते हैं। मिलने के बाद आप टोपी वालों से क्या कहते हैं कि हाँ जी हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। भाई काम कर रहे हैं, कौन सा काम आप लोगों ने करा है। अगर वो आपको टोपी दे रहे तो आपकी मर्जी थी मत पहनिए, आपकी मर्जी थी तो आप पहनिए। ये दोनों बात आपके ऊपर डिपेंड होती है। मगर मैं तो एक ही बात कहूंगा कि ये टोपी पिना के, टोपी पहन के जिस तरीके से मुसलमानों का बेवकूफ बनाया गया है, अब मुसलमानों को बिल्कुल समझने की जरूरत है, खासतौर पर बिहार के अंदर। ठीक है, बीजेपी हमलावर है अजय वर्मा जी, खास करके जिस दिन नीतीश कुमार की ये तस्वीर सामने आई टोपी नहीं पहनने वाली, उसी दिन कोइंसिडेंस था शायद, या शायद प्लान में ही रहा हो कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के। उसी दिन राहुल गांधी खानकाह में पहुंचे थे और बीजेपी ने वो पुरानी तस्वीरें भी दिखाई कि उसी खानकाह में राजीव गांधी जी जब बैठे हुए थे। क्या ये मुस्लिम अपीजमेंट थी अजय जी। देखिए भारत का संविधान बाबा साहब का संविधान है, तो मैंने पढ़ाया, मैंने देखा।
ये 2014 के बाद जो भारत आजाद हुआ और गोडसे की विचारधारा चली, संविधान के हिसाब से हम नहीं चलते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये सब भारत के संविधान नागरिक हैं और यहाँ इन सारे नागरिकों से मिलने का भारत का संविधान। हम सबका साथ और सबके विकास को चरितार्थ करते हैं। हमारा नजरिया नहीं है कि सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका, हम नहीं करते ये बात। हम मुसलमान से भी मिलेंगे, हम बौद्ध से भी मिलेंगे, सिख से मिलेंगे। ये लोग तो नीतीश जी डरे हुए हैं, नीतीश जी को खत्म कर दीजिए। बीजेपी अपना सरकार बनाए हुए सम्राट चौधरी और सीबीआई में धमका देती है। कायदे में तो डरना नीतीश जी से चाहिए बीजेपी को, क्योंकि उनकी बेसाख्ती पर देश की सरकार चल रही है। अब चूंकि नीतीश जी ओवर एज हो गए हैं, दादा जी की उम्र में हो गए हैं, इस बार भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें, तो बीजेपी ने उन्हें अपने चक्रव्यूह में ले लिया है और ऑपरेशन लोटस का पार्ट बना के उन्हें बता दिया है अब आपकी 45 से आपकी 10 सीटें रह जाएंगी, बाकी हम बढ़ाएंगे। अजय जी, बीजेपी कह रही है कि मौलाना की चाकरी से सत्ता बिहार की नहीं मिलेगी। अजय जी, मैं आप ही के पास आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं आप ही के साथ। हमारा कहना, बीजेपी ये कह रही है। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब सबका साथ की बात आप कर रहे हैं सभी धर्मों की, तो राम मंदिर क्यों नहीं चले जाते आप लोग? एक तस्वीर वहां भी हो जाए। मन में और कणकण में कांग्रेस के राम बसा हुआ है। सोच लीजिए सर, आयुष जी, जब से बिहार में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की यात्रा शुरू हुई है, तेजस्वी यादव, अखिलेश शामिल होंगे उसमें, 70% वोट जो है, हाँ, अखिलेश जी भी आ रहे हैं, स्टॉलिन भी आ रहे हैं, प्रियंका जी भी जा रही हैं, हम भी जा रहे हैं 28 तारीख को। तो तब से यहाँ इनमें हलचली है और ये लोग बहुत बेचैन है। झूठ का भट्टा बार बार बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, अपने साथियों को गिराते हैं। ऑपरेशन लुटत की तैयारी, ईडी, सीबीआई की तैयारी है। और चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है, बंधुआ ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में राम मंदिर आता है या नहीं आता आपके लिए? अजय भाई, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई है तो तब जाके इन्होंने कहा है कि आधार को मानेंगे। अरे भाई, आधार तो राजीव गांधी का, कांग्रेस पार्टी का, इंदिरा जी का, कांग्रेस पार्टी की देन है आधार भी, बहुत सारी चीजें भी। लेकिन इन लोगों का, ये लोग केवल अपना एक एजेंडा है कि देन हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, शमशान, कब्रिस्तान। अब ये बताइए, बिहार में पुल बह रहे हैं। अजय जी, मेरा सवाल रह गया सर, उसको बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में राम मंदिर आता है या नहीं आता कांग्रेस पार्टी के लिए? राम तो हमारे मन में बसे हुए हैं, हमारे दिल में बसे हुए। हम राम पे भी जाते हैं, हम कुंभ में भी जाते हैं, हम कृष्ण नगरी भी जाते हैं। हम इनकी तरह भगवान ये नहीं कहते नड्डा जी अब तो देवताओं के राजा भी नरेंद्र मोदी हैं, और संबित पात्र की तरह हम ये नहीं कहते कि भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हो गए हैं। और राम को छोटा करके उंगली पकड़ के, मैं अभी मोदी जी का आपने सुना सर फाइनल, पहले मैंने सोचा था कि मेरी माता ने मुझे जन्म दिया है, और जब मेरी माता जी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो मुझे लगने लगा। धनंजय जी, सवाल मेरा आपसे है, इसमें दिक्कत क्या है? किसी के खानका जाने से इशू बीजेपी क्यों बना रही है? आपके प्रदेश कार्य समिति के एक नेता, उन्होंने कहा कि मौलानाओं की चाकरी से कांग्रेस को सत्ता नहीं मिलेगी। इसमें चाकरी क्यों दिखी आपको, धनंजय जी? आयुष जी, दुनिया के जितने बड़े विचारक हुए, मार्क्स हुए, मिल्सी हुए, मैकफरस हुए, प्रोफेसर लास्की हुए, भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, ज्योतिबा फुले हुए, या महात्मा गांधी हुए, जो भी थिंकर हुए, जो भी विचारक हुए, जिन्होंने, चाहे जूनियर मार्टिन किंग हुए, जिन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता की, उन सारे लोगों का सार तत्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने शब्द रूप में दिया। मोदी जी का दिया वो मंत्र है, आने वाली पीढ़ियां इस पर मंथन करेंगी। अजय जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हाँ, बोलिए धनंजय जी, बोलिए। नहीं, मैं बहुत दिनों से आयुष जी सोच रहा था कि राहुल जी 90 चुनाव क्यों हार गए और 91वां हारने की चुनाव में तैयारी क्यों है। आज आप देखेंगे मखाना के खेत में कीचड़ में घूम रहे थे और खोज रहे थे कि क्या, कितना भी कीचड़ में घूमे कमल ही खिलता है, चुनाव में कमल ही खिल जाता है। कारण क्या है? मैं कांग्रेस प्रवक्ता को तब से सुन रहा हूं और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसे महान लोग अगर कांग्रेस पार्टी में हैं जो पिछले 3 मिनट जनता का खा गए और 3 बात उनकी समझ में नहीं आई, तो राहुल गांधी के 90 चुनाव हारने के कारण ऐसे ही लोग हैं जो कब से क्या कहना चाहते हैं। आप पूछ रहे हैं राम मंदिर पर, तो कह रहे हैं कण कण में है, तो भाई तो आपने क्यों कहा कि काल्पनिक है? दूसरी बात, जहां तक बात है खान, भाई कोई कहीं जाए, किसी की पूजा पद्धति कोई भी हो, आपत्ति उस पर कोई नहीं है, लेकिन मुल्क के ऊपर मुसलमान, इस पर आपत्ति होती है। अपीजमेंट, तुष्टिकरण का आप तगमा लेकर चलते हैं, इस पर आपत्ति होती है। जब आप कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों का, तो यह आपत्तिजनक होता है।
हम कहते हैं कि देश का हर नागरिक देश की मुख्य धारा से जुड़े, मुल्क का मुसलमान भी मुल्क की माटी से जुड़कर मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश करे। तो इस पर कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है? आप क्यों बाबर के मजार पर जाते हैं? भाई बाबर लुटेरा था, अकबर लुटेरा था, वो बाप उज्बेक थी और बाप वहां से आया था। आप उसके बाजार पर क्यों जाते हैं भाई? क्यों पंडित नेहरू गए, क्यों इंदिरा गांधी गई, क्यों राजीव गांधी गए, क्यों राहुल गांधी को लेकर मनमोहन सिंह जाते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आखिर ये कारण क्या है इसके पीछे? और वन लाइफ इज नॉट एनफ में नटवर सिंह ने लिखा है अपनी किताब में कि जब इंदिरा गांधी वहां से मुड़ी बाबर के बाजार से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे सदियां सिमट के चंद लम्हों में आ गई। और दूसरी बात, आपको राम मंदिर का न्योता भेजा, आयुष जी मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने मुझे कार्ड भेजा, मुझे नहीं आना है, मैं नहीं आऊंगा। मैं ये लिख कर थोड़ी दूंगा कि नहीं मैं नहीं आऊंगा आयुष जी आपके निमंत्रण में। राम मंदिर के इन्विटेशन पर लिख करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिया कि मैं नहीं आऊंगा। भाई आप आना है, आना मत है, नहीं आना मत आओ, लेकिन आयुष जी मुझे कार्ड भेजेंगे तो मैं नहीं आ सकता हूं। भारत 24 मुझे कोई कार्ड भेजेगा, मैं आऊं ना आऊं मेरी मर्जी है। मैं लिखित में दूंगा कि नहीं मैं तुम्हारे फंक्शन में नहीं आऊंगा। लेकिन धनंजय जी एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि मौलानाओं की चाकरी से सत्ता नहीं मिलेगी, आपकी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, आप यहाँ खानका की तस्वीर आने के बाद जो रिएक्शन आया, बीजेपी सूफी सम्मेलन कराती है, बीजेपी पसमानदाओं की बात करती है, पैरेलल अगर किसी और पार्टी का नेता चला जाता है तो चाकरी लग रही है आपको? नहीं, वो तो देखिए कहते हैं ना कि अभी आप टोपी पर बात कर रहे थे, टोपी पर बात कर रहे थे, खानकाह की बात कर रहे थे, तो उस पर उसी एक शायर ने कहा है कि वो सियासत की रवेदारी समझता है, रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। तो बिना रोजे के इफ्तारी की जो घटनाएं हैं और जो ये कांग्रेस की कोशिश है, अभी आप कह रहे थे कि फलाना जी आएंगे, अखिलेश जी आएंगे, ढिमकाना जी आएंगे, अरे उनका आना बाकी है। जो डेडिकेशन ऑफ हिंदू धर्मा कह रहे थे स्टालिन, वो भी आ रहे हैं। आपको मौका मिलता है तो आप ये कोशिश करते हैं कि लोग, आप जनतंत्र को परिजन तंत्र समझते हैं। जनतंत्र आपको चुनाव के पहले ये लोकतंत्र है, और जैसे चुनाव खत्म हुआ ये पूरी तरह से परिवार तंत्र हो जाता है, और जनतंत्र आपके लिए परिजन तंत्र हो जाता है जैसे चुनाव समाप्त होता है। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है और सबके मतलब को, डॉक्टर रवि मकसद को पहचानती है। ठीक है, मुस्लिम अपीसमेंट का आरोप आप पर और खास करके खानका जाने पर? नहीं, इसको मुझे लगता है आयुष जी इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि यहाँ पे किसी तरह के भी अपीजमेंट का कोई, एक्चुअली जब हम अल्पसंख्यकों के, खास तौर के उस समाज और समुदाय को जो हमेशा से दक्षिणपंथी राजनीति और दक्षिणपंथी ताकतों के द्वारा निशाने पे हैं, उसकी सम्मान और सुरक्षा में हम आते हैं, जो भी राजनीतिक दल आते हैं, तो उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया जाता है। और भाई देखिए, ये आरोप तो महात्मा गांधी पे भी लगा था और उनकी हत्या हुई है। ये आरोप उनकी हत्या के कारणों में एक कारण गोडसे बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे तुष्टीकरण का कोई बात है। यहाँ एक समाज जो हाशिए पे है, देखिए राजनीतिक तौर पे तो उनका बहिष्कार कर ही रही है दक्षिणपंथी ताकतें, आर्थिक और सामाजिक तौर पे भी कर रही हैं। आए दिन जो हम घटनाएं देख रहे हैं, फलाने दुकान से मत खरीदो। रविशंकर जी, लेकिन रवि जी देखिए, दो पहलू हो सकता है। जो है, एक पहलू तो बीजेपी लगातार जो आप लोग की दुखती नब्ज दबाती है, राम मंदिर नहीं जाते आप लोग, पहला उस पर कांग्रेस के लिए भी एक ऐसा जवाब देते नहीं बनता, आपके लिए भी वही साइड दिखता है। दूसरा साइड ये हो सकता है कि आरजेडी के वो नेता जो हिंदुत्व के खिलाफ वोकल रहे हैं, शिक्षा मंत्री हुआ करते थे चंद्रशेखर, उन्होंने धर्म पर बयान दिया, देवी देवताओं पर बयान दिया, पहलगाम हमले को लेकर उनका लेटेस्ट बयान आया, ऐसे बयानों को आप लोग खारिज नहीं करते, ना ही उनको उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया। एक ये दिखता है पहलू। दूसरी तरफ दिखता है कि आप लोग यहाँ खानका पहुंचे, आप लोग मुस्लिमों की भलाई की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पैरेलल जो डिवाइड है वो तुष्टीकरण दिखाता है आपका। डॉक्टर रवि नहीं, मैं फिर से बोलूंगा कि यहाँ तुष्टीकरण का सवाल नहीं है। यहाँ पे एक समुदाय, खास करके अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समुदाय, जिसकी पहचान के ऊपर एक हमला है, जिसके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रहार है, और वो संविधान द्वारा बनाए गए और प्रस्तावित कानूनों के द्वारा वो हमला है। और जेडीयू का रुख उस पे लोगों ने देखा है। तो मैं जो अभी टोपी वाली बात हो रही थी, मैं उसको उतनी बड़ी घटना नहीं मानता। सीएए पे जेडीयू का क्या रुख था, वक्फ संशोधन कानून में जेडीयू का क्या रुख था, ठीक है। तो और ये सारे कानून उनकी पहचान पे और उनकी मानसिकता पे, जेडीयू से मैं इस पर जवाब दूंगा, खास करके वक्फ का मुद्दा जो आपने उठाया, सीए का जो मुद्दा उठाया। लेकिन डॉक्टर रवि, अभी भी स्टालिन का स्टेटमेंट कि वी विल इरेडिकेट सनातन धर्म, आपके पार्टी में ऐसे नेता, मैं ये कह रहा हूं
कि मुस्लिमों के हक की बात करिए, लेकिन ऐसे नेता जो सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, जो देवी देवताओं पर टिप्पणी करते हैं, उन पर कार्रवाई भी तो करिए, तब लगेगा कि असली समाजवादी आप लोग हैं। डॉक्टर रवि, इस तरह के बयानों से हम लोगों का कोई इत्तेफाक नहीं है, ये निंदनीय है। यहाँ पे चंद्रशेखर आपकी पार्टी में है सर? डॉक्टर रवि, चंद्रशेखर जी आपकी पार्टी में है? सबका सम्मान डॉक्टर रवि होना जी, चाहिए। चंद्रशेखर जी आपकी पार्टी में है? किसी को हक नहीं है। ठीक है डॉक्टर रवि जी, चंद्रशेखर जी आपकी पार्टी में है? स्टालिन आपकी यात्रा में शामिल होंगे? अभी स्टालिन होंगे तो देखते हैं। ठीक है, कुंवर अजय जी एक जवाब दीजिए खास करके कि मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ तो है, लेकिन सीए के मुद्दे पर, वक्फ के मुद्दे पर जेडीयू वोकल नहीं रहती है, और क्या यही बदलाव तो नहीं है कि नीतीश कुमार पहले टोपी पहना करते थे, अब टोपी से उनको दिक्कत हो रही है? कुंवर अजय जी, फिर मैं एमआईएम के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, लगातार वेट कर रहे हूँ। हाँ आयुष जी, हाँ आयुष जी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, मैं नाजिम खान जी के वक्तव्य से सहमत हूं कि मुस्लिम समुदाय को अपना वोट बैंक बनाने वाले, टोपी पहनाने वाले, और ये जो भी सिस्टम है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये मुस्लिम समुदाय भी समझ चुका है। वक्फ बोर्ड पे जो हमारा जो स्टैंड था, हमने उसमें सुधार कराया था, मुस्लिम हित की बात किया था, और जो वास्तविक 3 सुधार हुआ उस हमारी स्टैंड को लेकर के हुआ, और हमने मुस्लिम हित में जो कुछ भी करना था, एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के नाते हमने हर संभव प्रयास किया, और मुस्लिम हित की हर तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। जो मुस्लिम हित की आज बात करते हैं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पा करते थे जंगल राज्य में, मैं उस स्थिति की बात करने जा रहा हूं। ये सारे वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है, ये लोग हड़प चुके थे, उसे भी हम लोगों ने निजात दिलाया। डॉक्टर पवन, एमआईएम का स्टैंड क्या होने वाला है? मुझे याद है कि आपकी पार्टी की तरफ से लेटर लिखा गया था महागठबंधन में शामिल होने के लिए, या एटलीस्ट स्टैंड क्लियर करे महागठबंधन, ऐसी मांग की गई थी। उस पर कोई जवाब आया? क्योंकि 16% जो मुस्लिम वोट बैंक है, अगर आपकी पार्टी वहां मुखर तौर पर लड़ेगी तो उसका नुकसान हमने देखा महागठबंधन को पिछले चुनाव में कैसे हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष साहब। देखिए, हम मुस्लिम बेदारी की बात करते हैं, हम उनके हक और हकूक की बात करते हैं, हम उनके वो अधिकार की बात करते हैं जो अधिकार 1947 के बाद से उनके अधिकार छीने गए। आप ये देख पाएंगे कि मतलब अंग्रेज अधिकार दे रहे थे, उस संविधान को अधिकार नहीं दे पा रहा, आप ये कह रहे हैं? अब आप सुन लीजिए ना। हाँ। ये संविधान का इस्तेमाल करके तो पहले कांग्रेस ने इस देश के मुसलमानों को और साथ ही साथ इस देश के शेड्यूल्ड कास्ट के समाज के लोगों का इस्तेमाल किया, और इनके वोटों को झोली में भर भर करके इन्होंने सत्ता का इस्तेमाल करके इनके ही खिलाफ जो है अभियान चलाया। आज यही अभियान 1990 के बाद से सामाजिक न्याय के नाम पर शेड्यूल्ड कास्ट के साथ साथ मुस्लिमों को जो है हथियार बना करके उनका इस्तेमाल किया गया, उनके वोटों का इस्तेमाल करके आरजेडी ने सत्ता पाई, और आज आप देख रहे हैं कि 15 साल लगातार शासन रहा है आरजेडी का, और मुस्लिमों के हालात और उनकी जिस तरह से विकास होना चाहिए तब उसमें नहीं हुआ। और आज जिस तरह की हालात दिख रहे हैं, उसके लिए हम लोग कहते हैं, अभी आपने देखा कि राहुल गांधी और तेजस्वी वहां पहुंच गए। मुस्लिमों के हालात के लिए जितना कांग्रेस जिम्मेदार है, जितना आरजेडी जिम्मेदार है, जितना भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, उतना ही ये लिफाफे वाले मौलाना जिम्मेदार हैं। ये मौलाना जो लिफाफा लेकर के मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और उन लोगों को वोट देते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाते हैं। क्या इन्होंने किया है? आप इनको अपने पास में बिठाते हैं और इनके लिए वोट की जो है मांग करते हैं। आप ये देखिए कि पूरे देश में इस तरह के मौलाना है जो लिफाफा लेकर के काम करते हैं। कहां से लगा आपको कि लिफाफा लेकर वो राहुल गांधी को इनवाइट कर रहे हैं? क्यों लगा आपको? नहीं तो ये हमको इनवाइट क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं ये भरी आवाज में और मुखर आवाज में कहते हैं कि एमआईएम को इस महागठबंधन में शामिल करिए, ताकि जो फांसीवादी शक्तियां हैं उनको रोका जा सके। क्या इन मौलानाओं के अंदर इतना साहस है कि राहुल और तेजस्वी से सवाल पवन साहब, आपके नेता कहते हैं कि पुलिस हटा लीजिए, आपके नेता कहते हैं कि कयामत तक हम बाबरी की शहादत याद रखेंगे, आप चले जाएंगे महागठबंधन में। कांग्रेस किस मुंह से डिफेंड करेगी? कांग्रेस किस मुंह से डिफेंड कर पाएगी आपको? आयुष साहब, जब हम मुस्लिमों के हक और अधिकार, शोषित वंचित समाज के हक और अधिकार की बात करते हैं तो आप दिशा मोड़ने का काम करते हैं। क्यों नहीं ये लोग बात करते हैं कि मुस्लिमों के हालात क्यों बद से बदतर हुए? मैं दिशा मोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कैसे कांग्रेस डिफेंड करेगी आपको इस मुद्दे पर। वैसे तुष्टिकरण का आरोप बीजेपी लगा रही है।
नहीं, क्यों कांग्रेस के शासन काल में बिहार में 1973 में क्या घटनाएं हुई, क्या आप उसको भूल जाएंगे क्या? कि जिस तरह की वहां की सरकार ने जिस तरह का अत्याचार, अजय वर्मा जी बताइए भाई, 1973 से लिफाफे वाले मौलाना आपको इनवाइट कर रहे हैं, डॉक्टर पवन राव साहब को इनवाइट नहीं किया जा रहा है, और महागठबंधन को एमआईएम से दिक्कत क्यों इतनी? नुकसान तो करेगा अगर एमआईएम लड़ेगा, अगर इस तरह से पिछले चुनाव में हमने देखा ही है। देखिए, भारत के संविधान में सबको फ्रीडम ऑफ वॉइस है। पवन जी अच्छी बोल अपना रहे हैं, इनके विचार हैं कि जो पार्टी देश में तो लोग, जैसे आप हैं मेरे चैनल पर, अब आपने धनंजय जी को बुलाया, पवन जी को बुलाया, मुझे बुलाया, तो हमें इनवाइट करा। ऐसा कोई है कि पूरी कांग्रेस को इनवाइट कर दिया, पूरे लोग आगे? तो जिसे आप इनवाइट करेंगे, आपके चैनल ने योग्य समझा तभी तो जाएंगे। मैं बाहर खड़े होकर सड़क पर चिल्लाने लगूं, आयुष मुर्दाबाद, भारत 24 मुर्दाबाद, मुझे नहीं बुलाया, भाई चिल्लाते रहो, इससे हल कोई हो रहा है? ये योग्यता पर और ये उनकी सोच पर निर्भर करता है। जो लोग बुलाते हैं उनका क्या पैमाना है वो तो हो जाने, उनकी रणनीति तो हम नहीं, अपनी पार्टी की अपनी पार्टी योग्यता है। तेजस्वी यादव की चलिए सुन लीजिए, उन्होंने सुना है। कौन भाई सुन लीजिए, कौन भाई सुन लीजिए, कौन भाई सुन लीजिए, कौन भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, एमआईएम से महागठबंधन को परहेज है क्या अजय जी, या कोई गुंजाइश है? हम ये कहना नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब अब तो पोजीशन में कह नहीं सकता 2025 के बाद, लेकिन मुझे लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करते हैं, वोट काटने के लिए इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि ये कुछ भी बोल रहे हैं इनके खिलाफ कोई ना। कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा बाद में बोल लेना। चलिए मैं वापस आता हूँ, इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी मान रही है, इस वजह से वो गठबंधन में शामिल नहीं। अजय जी का रुख करेंगे। अजय जी, आप बता रहे थे कि आखिर दिक्कत क्यों है एमआईएम से? देखिए, मैंने आपसे बताया हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम महात्मा गांधी के विचारों के लोग हैं, हम गॉडसे के विचार के हैं। हमारे यहाँ अधिनायक बात, जब से वोट चोरी का मामला पकड़ा गया है, चुनाव आयोग की धांधली, चुनाव आयोग लिप्त पाया है, गणेश कुमार का मुंह लिखा हुआ, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। गणेश कुमार जी पढ़ते किसी और के हैं, तो अब ये बिहार में तय हो गया है कि 70% लोग इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने जा रहे हैं। इनके खिलाफ तो वैसे एंटी इनकन्वेंसी पुल गिर रहे हैं, अजय जी आपके पास भी मारे जा रहे हैं। अजय जी, मेरा सवाल जो था, मैं ये कह रहा हूँ कि एमआईएम से परहेज क्यों है? इसी में बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए एक बार, इसी में बताऊंगा तो सेकंड। छात्र लूटे जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी खत्म है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अजय जी, आप भी नाजिम साहब की तरह वो चुनाव रैली वाली भाषण, पुल गिर रहे हैं, मुद्दे पे आ जाइए प्लीज, आ जाइए, वक्त कम है इसलिए मैं कह रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए, समझिए। हाँ, अब सुन लीजिए। हाँ, नहीं सही, मैं इसलिए ये बता मुद्दे पर कैसे बोलेंगे? हमें एमआईएम से कोई दिक्कत नहीं है। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब हमारे बड़े नेताओं से मिले, निर्णय करें, कोई बात करें, कोई चीज बनती है तो बन जाएगी, हमें कोई परहेज नहीं। ठीक है, लेकिन अपनी भूमिका स्पष्ट करें कि ये बीजेपी को जो सपोर्ट ये ऑपरेशन लोटस के तहत था। ठीक है। धनंजय जी, सवाल आपसे ही है, आप जवाब भी देना चाह रहे थे, लेकिन सवाल ये कि क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति पर बिहार का चुनाव केंद्रित हो चुका है अब? नहीं, देखिए, हम लोगों ने तो अब से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए महामंत्र के साथ हम चुनाव में कोई चुनाव की चुनचुनाहट देखकर अपनी नाव लेकर नहीं निकलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अहरनी सेवा में है, आठों पहर 24 घंटा 365 दिन जनता की सेवा में लगे रहते हैं, अविचल अविराम हम लगे हुए हैं। इसीलिए आप देखें कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राजनीति में आने के बाद भारत की राजनीति में एक नया ट्रेंड आया, एंटी इनकम्बेंसी वो कुछ कह रहे थे, हम जानते ही नहीं, हम तो प्रो इनकम्बेंसी जानते हैं। जिस दिन से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, राजनीति में सुचिता का वो कीर्तिमान स्थापित किया कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक तृष्णा छू न सकी मन को, एक दाग नहीं लगा। नीतीश कुमार जी के 20 साल की राजनीति में देखा, आप कैरियर को उठाकर देखिए, ये कांग्रेस के ध्रुवीकरण वाला सवाल इस वजह से था क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा थी, कांग्रेस अपनी गरीबी हटा, उस दौरान वो मंदिरों में भी गए, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर वाली बीजेपी ने मंदिर वाली तस्वीर को इश्यू नहीं बनाया। मैं ये पूछ रहा हूं, ध्रुवीकरण की राजनीति। देखिए, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण और कौन किसका साथ दे रहा है, अभी वो नाथूराम की बात कर रहे थे। नाथूराम का एक मंदिर बना है मध्य प्रदेश में, बाबूराम ने बनवाया है, वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है।
तो कांग्रेस के अपनी सुविधा के हिसाब से सर वो महात्मा बीजेपी गांधी में भी को चले गए और थे कुछ सुविधा दिन के के लिए, मुझे हिसाब याद से है, फिर शायद उनको निकाला नाथूराम गया, क्या गोडसे का हुआ? इस्तेमाल करते हाँ। दूसरी इन्हें पता नहीं है, इन्हें नहीं बीजेपी में ही नहीं, वो थे। कांग्रेस के जब थे। उन्होंने मंदिर आपकी बात बनवाया, नहीं, उनको आपकी बात निष्कासित बिल्कुल किया सही गया, है, कांग्रेस ने कांग्रेस के उनको थे अपने वो, यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। डलाते हैं, पायरेटी डलाते हैं। बिल्कुल वो कांग्रेस में चले गए। दूसरी बात, दूसरी भाई साहब अजय, ठीक है सुन लीजिए। अजय जी आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? मैं आपको एकदम स्पष्ट जानकारी दे रहा हूँ। दूसरा, चुनावी धांधली कुछ बात कर रहे थे। आजादी के पहले 1946 में धांधली हो गई। पंडित नेहरू को 0 वोट मिले थे, पट्टाभि सीतारामैया को 1 वोट मिला था, 12 वोट सरदार पटेल को मिले, 2 इनवैलिड हुए, जिसको 0 वोट मिला वो प्रधानमंत्री बन गया देश का। उसके बाद दूसरी पहली धांधली, आजादी के बाद पहली धांधली 1950 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ हुई। उनको 78,842 वोट में इनवैलिड किए। चुनाव आयोग को 000 78,000 ठीक है अजय जी सुन लेते हैं, अजय जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं अजय जी सुन लेते हैं। भाई साहब, अजय जी सुन लीजिए, ठीक है सुन लीजिए, बोल लीजिए अपनी बारी में बोल लीजिए, सुन लीजिए, बहुत धैर्य से सुना उन्होंने, आप भी सुन लीजिए। अजय जी सुन लीजिए, ठीक 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 हो गया हो गया हो गया, ठीक है धनंजय जी बोलिए, धनंजय जी बोलिए, आप चिट्ठी दीजिए, अफवाह मत फैलाइए, धनंजय जी बोलिए। बाल मत बनिए। हिटलर का प्रचार मंत्री था, वो ये कहता अरे था कितनी कि पीसीसीज नेहरू जी के पक्ष में थे वो बता रहे हैं, उसमें पब्लिक डोमेन में हो, कोई अलग तथ्य नहीं बता रहे। जो मेरा सवाल था, मैं ये कह रहा हूं मंदिर भी तो गए थे, मंदिर वाला आपको क्यों नहीं दिखा? अजय जी, आयुष जी, दिक्कत क्या है ना, कांग्रेस में अगर कुछ पढ़े लिखे लोग होते, कोई प्रवक्ता पढ़ लिख करके आते, चलिए ठीक है, तो ऐसे व्यक्तिगत नहीं 90 रहेंगे। चुनाव इसे तो लगातार थोड़े हारते चले जाते। कैसे अभी टाइम बिना मतलब के देश की जनता का किल कर रहे हैं। इतना तो वोट नहीं मिलने जा रहा जितना आप इनको मेरा टाइम सवाल दे मेरा रहे हैं। सवाल मेरा जितना सवाल इनको आप समय दे रहे हैं, राहुल उतने गांधी लोगों को तेजस्वी वोट नहीं मंदिर भी मिलने गए जा थे। रहा। जितने बीएलए कांग्रेस धनंजय पार्टी जी, को 17,000 मिले, 17,000 वोट धनंजय नहीं जी, मिलने जा रहा। हम ये काम धनंजय जी ठीक है, अजय जी हो गया, अजय जी हो गया, अजय जी प्लीज, अजय जी नहीं वेट करिए, अजय जी वेट करिए। धनंजय जी मेरा सवाल ये था कि मंदिर भी तो गए थे विपक्ष के नेता, वो तस्वीर इशू क्यों नहीं बनी बीजेपी के लिए इसी यात्रा में? नहीं, मंदिर तो राहुल गांधी पहले भी गए थे, सोमनाथ के मंदिर गए थे, सोमनाथ के मंदिर गए और उन्होंने रजिस्टर मंगाया और गैर हिंदू रजिस्टर को दस्तखत किया कि मैं हिंदू नहीं, वो खुद ही साइन किया था। उनके साथ उस समय के कांग्रेस के बड़े नेता भी थे। उन्होंने उसके बाद नॉन बायोलॉजिकल। भाई गजब हाल है भाई। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं आयुष जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बतौर जिम्मेवारी से कह रहा हूं, और अगर अजय कुमार में हिम्मत है तो मुझे नोटिस करें, मैं कोर्ट में इसका जवाब देने के लिए तैयार खड़ा हूं कि हाँ राहुल गांधी गए थे सोमनाथ के मंदिर और गैर हिंदू रजिस्टर साइन किया था। मैं तीसरी बार रिपीट कर देता हूं, वीडियो भेज दीजिएगा इस आदमी को, इस बेहुदे आदमी को वीडियो नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं। हाँ राहुल गांधी गए थे सोमनाथ के मंदिर और गैर हिंदू रजिस्टर मंगा के साइन किया था। चौथी बार बोल दूं, केस करने में काम आएगा। चौथी बार बोल दूं, मैं गोडसे के कट्टे से नहीं डरता। मैं महात्मा गांधी की लाठी हूँ, जहाँ पड़ेगी वही ठीक होगी। मेरे विचार गांधी के विचार है, देश के विचार है, गोडसे के नहीं। वही लाठी पड़ी है, वही लाठी पड़ी है और तुम तो 90 चुनाव हारे हो। 90 चुनाव, 90 शतक लगना बाकी है। अभी 10 चुनाव और हारोगे, अभी 10 चुनाव और हारोगे, 10 और हारोगे। चलिए ठीक है, हो गया ठीक है। नाजिम साहब, 10 और हारोगे। मुस्लिम वोट बैंक किधर है? वो बूथ पर बटेगा या शरिया के साथ चलेगा या किस नेता के साथ खड़ा रहेगा? हाजी नाजिम। हाँ आयुष जी, देखिए जिस तरीके की बातें हुई, देखिए अभी आपको मैं बता दूं, देखिए मुस्लिम वोट किधर जाएगा ये भी आने वाला वक्त बता देगा। और रही बात ये यहाँ पे पैनल के ऊपर जिस तरीके इसकी बात हुई, तो देखिए मैं मौजूदा केंद्र सरकार के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी, और जो सरकार के प्रवक्ता नहीं, पार्टी के प्रवक्ता, सुन लीजिए, हाँ जो तत्कालीन सरकार के वो भी बैठे हुए। तो मेरा सवाल एक और है इन पे, देखिए भारत के अंदर जिस तरीके से एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी जिक्र आया था, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या बताया गया था कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर है। तो भाई उन हालातों को सही करने के लिए अभी आप लोगों ने क्या किया आगे और किस तरीके की आप लोगों की और प्लानिंग है? नाजिम साहब, मैं फिर कह रहा हूं, आप रैली वाला भाषण देने लगते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि किसके साथ आप बता रहे हैं कि सच्चर कमेटी? हाँ सुन तो लीजिए, मैं जब यहां अगर ये बात होती है कि भी यहाँ भारत के संसाधनों पे एक विशेष समुदाय यानी मुसलमान, ऐसा बोला गया था, ऐसा बोला गया था कि उनका अधिकार है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 को कब बहाल कर रहे हैं आप? भाई देखिए, अगर हिंदू नहीं है तो उसको आरक्षण है, अजय जी, अजय जी, भाई इस तरीके का तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है अजय जी, क्या मुस्लिम वोट बैंक छिटकेगा, ये डर तो नहीं है? इधर ओवैसी की पार्टी, उधर विपक्ष खानका पहुंच रहा है। कुंवर अजय जी, नहीं कुंवर अजय जी। आयुष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता और बिहार प्रदेश की जनता को
स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये जो दो लड़कों की जोड़ी घूम रही है, ये पर्यटन देखने गई है। बिहार में क्या विकास हुआ है ये केवल देखने के लिए पहुंच रही हैं। और जो तीसरा लड़का अजय जी, अगर आप बोलेंगे तो फिर आरजेडी प्रवक्ता का टाइम आप किल करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बीच में बोलेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। सुन लीजिए, यूपी में ये दो लड़कों की जोड़ी यूपी में फ्लॉप हो चुकी है। सर, लोकसभा चुनाव में तो विपक्ष की सीटें बढ़ गई यूपी में, तो बिहार के सुन लीजिए, आयुष जी सुन लीजिए, ये बिहार में इसको तिकड़म कहते हैं। बिहार में इन तीन लड़कों की जोड़ी तिकड़म कहलाती है। और बिहार की जनता जानती है कि ये पर्यटक लोग हैं, पर्यटन में आए हुए डॉक्टर रवि, बाकी माननीय नीतीश जी ने जो पर्यटन वाली राजनीति कितना काम आएगी आपके लिए? डॉक्टर रवि, ठीक है। अजय जी, मैं पहले बता रहा हूँ, आप जो बोलेंगे आप अपनी सहयोगी पार्टी का टाइम खाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मत करिए वो, फिर वही करेंगे आप, समझिए। इतने बड़े मसले पे आयुष जी, जहाँ पे मताधिकार के मामले को लेके विवाद होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ दिशा निर्देश देती है, अंतरिम आदेश देती है, और इसके लिए जागरूकता अभियान चल रहा है, तो और इसको पर्यटन बोलना, तो मुझे लगता है कि उस संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक चेतना का कहीं न कहीं अपमान करना है। तो मैं उस पर क्या ही बोलूं। ठीक है, ठीक। डॉक्टर पवन, मैं आपको 20 सेकंड दे पाऊंगा। मुस्लिम वोट बैंक किधर है? मुस्लिम वोट बैंक डॉक्टर रवि, प्लीज। जो उनके हक और अधिकार की बात करता है, मुस्लिम वोट बैंक नहीं है। मुस्लिमों की आवाज उसकी तरफ है जो उनकी सच्चाई की बात करता है। यहाँ पर दो लोग बैठे ना, बीजेपी और कांग्रेस वाले, झूठा नूरी कुश्ती करते हैं। इनकी नूरा कुश्ती सब लोग देख रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी मिल करके भाजपा का डर दिखाती है और मुसलमानों का वोट हासिल करती है। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राहुल गांधी खानकाह पहुंचे, तेजस्वी वहां मौजूद रहे, बीजेपी ने हमला बोला, लेकिन इस पूरी राजनीति में लगातार एसआईआर का मुद्दा और इवन मंदिर मस्जिद का मुद्दा है, वो भी बिहार की सियासत में लगातार गरमाया हुआ सा दिख रहा है।